मेरठ या कानपुर, सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। कुमारी मुस्कान, निशा कुमारी, मनोज अय्यर, सभी लोग गुड मॉर्निंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। भाई जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग आंसर दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा मेरठ। मेरठ छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ, तारीख लिख लीजिए 10 मई 1857। 10 मई 1857 मेरठ छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ। विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का कारण था। विद्रोह का तत्कालिक कारण 57 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ। और मेरठ उत्तर प्रदेश का एक महानगर भी है। उत्तर प्रदेश में 7 ऐसे शहर हैं जो महानगर की श्रेणी में आते हैं। मैं बता दूं कि 57 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से, आरा से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, पटना से पीर अली, गया से करीम अली, नाम याद रखिएगा, गया से करीम अली, पटना से पीर अली, और जगदीशपुर आरा से बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ से यानी अवध क्षेत्र से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहब, और ग्वालियर से तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ये सभी 57 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। आपको नोट कर लेना है। चलिए एकदम आग लगा के छोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण मतलब इमीडिएट कॉज, जिसके कारण विद्रोह शुरू हो गया। कौन सा तत्कालिक कारण था जिसके कारण विद्रोह शुरू हुआ? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों में भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास, ये सभी कारण है। 57 के विद्रोह का ये सभी कारण है। लेकिन पूछ रहा है तत्कालिक कारण क्या है जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हो गई? बच्चे एक बार सेशन को शेयर भी कर देना है, और लगातार सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक भी करना है, और साथ में इसका आंसर भी देना है। तो सही उत्तर होगा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करना। मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया कि मैं इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग हो रहा था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है, इसलिए दोनों का धर्म एक साथ भ्रष्ट हो रहा था। इसलिए मेरठ छावनी के 85 हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने इस कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया। और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल करके 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। सैनिकों की संख्या पूछता है, याद रखिएगा, 85 सैनिकों को 10 साल के लिए जेल भेजा गया। इसी गुस्सा के कारण अगले दिन 10 मई को शाम 4 बजे मेरठ छावनी से विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो चर्बी वाला कारतूस नोट कर लीजिएगा, यह तत्कालिक कारण था। 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल करके जेल भेजा गया। आगे आइए, वहां पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया? पहला इंडियन कौन था? फर्स्ट इंडियन जिसने क्या किया भाई? चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम? किसने मना कर दिया पहली बार? इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे। और बता दें कि 57 की क्रांति के प्रचार के रूप में रोटी और कमल के फूल का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आता है कि प्रचार के रूप में, सिंबल के रूप में 57 की क्रांति के प्रचार के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया? रोटी और कमल का फूल, यह भी याद रखिएगा। मंगल पांडे जिसने 57 के विद्रोह में का सूत्रपात किया, ये कहां से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? कौन से इन्फेंट्री से इनका संबंध था? वैसे बैरकपुर छावनी से थे मंगल पांडे, जिसने अकेले 57 ईस्वी 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया। वो संबंधित थे किस इन्फेंट्री से पूछा जा रहा है? तो सही उत्तर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे जो ये संबंधित थे किससे? ये संबंधित थे 57 के विद्रोह से। और ये बैरकपुर, बंगाल में सियालदह से आगे जगह बैरकपुर, बंगाल के बैरकपुर छावनी से संबंध रखते थे। आगे आइए, बेगम हजरत महल ने 57 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस स्थानों से किया था? जल्दी बताइए। लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया? सबका कमेंट चाहता हूं, एक बार कमेंट कीजिए और सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। सब लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाए, क्योंकि सेशन आज बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला है। जल्दी जुड़िए सब लोग। सोनम प्रिया, अंजू, मनोज अय्यर, आशा, नीतीश कुमार सिंह, कोमल शर्मा, धीरज सिंह, सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। तो भैया बेगम हजरत महल ये नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नोट कर लीजिएगा, ये अवध के अंतिम नवाब थे। अवध क्षेत्र के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी। इन्होंने 57 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था, क्योंकि इनका जो संतान था उसका नाम था बिरजीस कादिर। उसे नवाब मानने से अंग्रेज इनकार कर दिए और अवध को कुशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने हड़पने की कोशिश की। इसी में बेगम हजरत महल ने क्या किया? लखनऊ से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, आगे आते हैं। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 57 की क्रांति हुई उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड लीटन? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये वही लॉर्ड कैनिंग है जिसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रिमैरेज एक्ट आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। 57 का विद्रोह के समय भी गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पहली बार भारत में बजट पेश किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत में बजट पेश करने वाला पहला व्यक्ति था विल्सन ने पहला बजट पेश किया, वो लॉर्ड कैनिंग के समय पेश किया। तो लॉर्ड कैनिंग नोट कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग 57 के विद्रोह के समय गवर्नर था। अब पहला बजट पेश किया किसने? विल्सन ने। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? सबसे पहले इनमें से सबसे पहले बलिदान किसने दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? तो सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। आगे आ जाइए। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? किसने किया मेरे भाई जल्दी बताओ। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व भी मैंने बताया है, किसने किया? नाना साहब, जिनके बचपन का नाम था धोंधू पंत।
जिनके बचपन का नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत जो कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ बेटा थे कौन? नाना साहब, जिनको धोंधू पंत कहते हैं। कानपुर से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। लक्ष्मीबाई झांसी से, तात्या टोपे ग्वालियर से, कुंवर सिंह कहां से भैया? जगदीशपुर आरा से। तो याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, नाम था बचपन का धोंधू पंत। लक्ष्मीबाई ने कहां से किया? झांसी से। तात्या टोपे ने कहां से किया? ग्वालियर से। और कुंवर सिंह जगदीशपुर से। लक्ष्मीबाई झांसी से। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। चलो भैया, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? 1857 के विद्रोह के जो तत्व थे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता? बताइए, 57 के विद्रोह में जो सबसे मेन फैक्टर था वो क्या था? हिंदू मुसलमानों की एकता थी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, हाल ही में इस पर मूवी भी बना, कंगना रनौत ने मूवी एक बनाया था, उसमें खुद ही उन्होंने झांसी की रानी का रोल किया था। बताइए कौन सी सिनेमा था? सिनेमा का नाम भी उसी नाम पे था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछ रहा है, क्या था भैया? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था लक्ष्मीबाई का। आगे आ जाइए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की सबसे अधिक बार मीटिंग कहां आयोजित की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आपने सुना होगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और कांग्रेस के पहले महासचिव थे एओ ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस के पहले महासचिव भी एओ ह्यूम थे। कांग्रेस पार्टी जो थी उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इतनी बात याद रखो, कांग्रेस का आजादी से पहले 10 बार यानी सबसे अधिक बार 10 बार मीटिंग कहां आयोजित की गई? मुंबई, मद्रास, सूरत या कोलकाता? तो सही उत्तर हुआ कोलकाता। आजादी से पहले कांग्रेस के 10 सेशन कोलकाता में हुए, नोट कर लेना है। आगे आ जाइए भाई, 1885 ईस्वी से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए? 1885 से 1929 तक। 1885 से 1929 तक, क्योंकि 1930 में पहली बार सेशन गैप हुआ था। पहली बार कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ, ये 1930 का साल था। तो 85 से 1929 तक कांग्रेस का अधिवेशन किस महीने में हुआ करता था, ये पूछ रहा है। तो दिसंबर में, जिस महीने में स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी, और हर साल दिसंबर महीने में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था 85 से लेकर 29 तक। लेकिन बाद में ये चेंज हुआ, सितंबर अक्टूबर में भी होने लगा। तो भैया कांग्रेस का अधिवेशन लगातार 29 तक कहां हुआ? दिसंबर में हुआ। नेक्स्ट आ जाइए अगला, लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बन पाए? लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने इनमें से किस अधिवेशन में, किस विशेष अधिवेशन में? आपको बता दें कि आजादी से पहले कांग्रेस के 3 बार विशेष अधिवेशन हुआ था, केवल 3 बार। आजादी से पहले कांग्रेस के 3 बार हुआ था विशेष अधिवेशन। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कितने बार हुआ था? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कितनी बार हुआ बच्चों? ये हुआ 3 बार। 3 बार हुआ है आजादी से पहले, 3 ही बार स्पेशल सेशन हुआ है। पहली बार हुआ 1918 में, दूसरी बार 1920 में, तीसरी बार 1923 में। 1918 में हुआ बंबई में, 1920 में हुआ कलकत्ता में, और 1923 में हुआ दिल्ली में। 3 ही बार हुआ है विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन। बंबई में अध्यक्ष थे हसन इमाम, बंबई में अध्यक्ष थे हसन इमाम, कलकत्ता में अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाजपत राय, और दिल्ली में थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 3 सेशन कांग्रेस का आजादी से पहले 3 बार हुआ था विशेष अधिवेशन, 1918, 1920, 1923। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली। याद रखिएगा, बंबई में हसन इमाम, कलकत्ता में लाला लाजपत राय, और दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे। एक क्वेश्चन और आता है, लाल बाल पाल में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में किसको सफलता मिली? एकमात्र व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। गरम दल के 3 नेता, लाल बाल पाल, लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने बाल गंगाधर तिलक, और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल में से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफलता किसे मिली? तो आंसर होगा लाला लाजपत राय। कब मिली? 1920। कहां मिली? कलकत्ता में। नोट कर लीजिएगा। तो लाल बाल पाल में से एकमात्र लाला लाजपत राय थे जिन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में तैयार किया गया? कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में तैयार किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। किस सेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस तैयार किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? बनारस 1905, कलकत्ता 1896, नागपुर 1891, इलाहाबाद 1888। सही उत्तर होगा इलाहाबाद 1888। कांग्रेस का संविधान इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पारित हुआ। और मैं बता दूं कि कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? नोट कर लो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास, कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री किसने लिखा? पट्टाभी सीतारामैया। और कांग्रेस का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? आरसी दत्त। 3 पॉइंट याद रखो। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीतारामैया। और कांग्रेस का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त। नोट कर लीजिएगा। तो 1888 में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ। और यह वही सेशन है जिसमें पहला ईसाई या बोल सकते हैं कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना जॉर्ज यूल। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना जॉर्ज यूल। वो किस सेशन में बना? इलाहाबाद 1888। नोट कर लीजिए, इलाहाबाद अधिवेशन 1888। आगे आइए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता सेशन 1906 के अध्यक्ष बताइए कौन थे?
कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कौन थे भैया? सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, दादा भाई नौरोजी। क्या आंसर होगा? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस सेशन 1906, कांग्रेस सेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे। पहली बार 1886 में कलकत्ता में, दूसरी बार लाहौर में और तीसरी बार फिर कलकत्ता में। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, ऐसे याद रखिएगा। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, 1886, 1893 और 1906। नोट कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। आगे आ जाइए। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? कांग्रेस में पहली बार विभाजन कब हुआ? जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। आशा कुमारी, सब लोग कमेंट नहीं आ रहा भैया, सबका कमेंट आना चाहिए। मंजय कुमार, दुष्यंत कुमार, चलिए सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। दुष्यंत जी कमेंट भी करना है सभी को। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ मेरे भाई? जल्दी बता दो। पहली बार कांग्रेस बटा सूरत में 1907 में। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और कांग्रेस बट गया 2 भागों में। कौन कौन? गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल, एक्सट्रीम और मॉडरेट। कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 गुटों में, एक एक्सट्रीम, एक मॉडरेट। मॉडरेट वो थे, यानी नरम दल वो थे जिन्होंने कहा कि प्यार से, आराम से, धरना देकर हम अपने अधिकार लेंगे अंग्रेजों से। और गरम दल वाले कौन थे? धरना और प्यार से बात ना चलेगा, बम का जवाब बम से दीजिए तब वो लोग बात मानेगा। इसको गरम दल कहा गया। तो गरम दल नरम दल में पहली बार कांग्रेस कब बटा? 1907 के सूरत अधिवेशन में। एकदम नोट कर लीजिए मेरे भाई। जब वो अध्यक्ष थे उस समय उनकी आयु कितनी थी? 35 साल। मात्र 35 साल की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, मात्र 35 साल की उम्र में। 1923 में कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में वो क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये वही मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जान जाइए। ये वही मौलाना आजाद हैं जिन्होंने किताब लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। इन्होंने एक मैगजीन भी निकाला जिसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल इनका मैगजीन का नाम भी याद कर लो, अल हिलाल। और इंडिया विंस फ्रीडम इनका किताब था। और ये स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, 11 नवंबर इनका जन्मदिन है। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं हम लोग। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट आ जाइए, आगे आ जाओ। परतंत्र भारत का अंतिम अधिवेशन, परतंत्र भारत, जब भारत गुलाम था उस समय का कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1946 में हुआ। बताइए वह सेशन कहां हुआ था? जब भारत गुलाम था, उस गुलाम भारत के कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1946। 47 में तो इंडिया आजाद न हो जाएगा जी, 47 से पहले 46। तो 46 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा मेरठ। और यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट आ जाइए, आगे आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाओ। किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं? किसने कहा भैया? पंडित नेहरू ने कहा। किस अधिवेशन में? समाजवाद को भारत की सभी समस्याओं का हल भी कहा। उसी अधिवेशन में नेहरू जी ने समाजवाद को भारत के सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भी कहा और कहा कि मैं एक समाजवादी हूं। ये किस अधिवेशन में कहा? ये सारी बात नेहरू ने कहा किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का खूब प्रचार किया नेहरू। एकदम याद कर लो, जो भी समाजवाद का स्टेटमेंट आएगा नेहरू ने कब कहा, कहां कहा? तो लखनऊ 1936। नेहरू जी, पंडित नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए। पहली बार 1929 में लाहौर में, पहली बार 1929 में, दूसरी बार 1936 में लखनऊ में और तीसरी बार 1937 में फैजपुर, पंजाब, फैजपुर में। तीसरी बार फैजपुर, पहली बार 1929। 3 बार पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप पूछा जाएगा तो बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। बताइए विजय विश्व तिरंगा प्यारा पहली बार कांग्रेस में कब गाया गया? ये तो आप जानते होंगे। वंदे मातरम कब गाया गया कांग्रेस में? 1896 में। वंदे मातरम कांग्रेस में गाया गया 1896 में। वंदे मातरम ये 1896 में गाया गया कलकत्ता में। ये सब जानता है। उसके बाद बता रहा हूं जन गण मन ये गाया गया 1911 में, ये भी कलकत्ता में गाया गया। लेकिन पूछ रहा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसने लिखा? पहले तो यही क्वेश्चन है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत किसने लिखा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। इसको पहली बार कांग्रेस में कहा गाया गया तो कानपुर अधिवेशन 1925। कानपुर अधिवेशन 1925 में, कानपुर सेशन 1925। कांग्रेस के अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, याद रख लीजिए, नायडू। नोट कर लीजिए, इसी समय गाया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। जन गण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता में। अब विजय विश्व तिरंगा प्यारा कब गाया गया? कानपुर में 1925 में, जहां अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये वही सरोजिनी है जो आजाद भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, आजाद भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। इनकी 2 किताब भी है, एक पुस्तक का नाम है इनका गोल्डन थ्रेशोल्ड और दूसरी पुस्तक का नाम है ब्रोकन विंग। इनकी 2 किताब भी है सरोजिनी नायडू के। 2 पुस्तक का नाम लिख लो, पूछा जाएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ जाओ, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खादी पहनना नेसेसरी कर दिया गया? कांग्रेस कार्यकर्ता अब कांग्रेस में तभी आएंगे जब वो खादी पहनेंगे, तो कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इनमें से किस सेशन में? अहमदाबाद अधिवेशन 1921, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, नागपुर अधिवेशन 1920 या लखनऊ अधिवेशन 1926? जल्दी से उत्तर दीजिए, एक एक प्रश्न क्रिस्टल की तरह क्लियर कर रहा हूं, मोती लुटा रहा हूं, लूट लीजिए आप लोग। अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर या लखनऊ, कहां पर खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? सही उत्तर होगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926। इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन के अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर, नोट कर लीजिए भाई, कांग्रेस अध्यक्ष थे और इसी सेशन में कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 में, एकदम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई जल्दी से, कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया है, कांग्रेस के पहले ईसाई, अभी तुरंत बताया है, पहले अंग्रेज पहले ईसाई, कहां बने भैया? तो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस का संविधान जहां तैयार किया गया, उसी सेशन में कांग्रेस के कौन थे भाई? जॉर्ज यूल थे, जॉर्ज यूल। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार सभी का कमेंट पढ़ लेता हूं। मेघनाथ सिंह, निकी, विनीता, दिनेश जी, चलिए सब लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आंसर देना है, गलती देना है और आंसर देना। जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट आ जाइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 बार तो हो ही गया जी। अब आ जाइए नेक्स्ट, इशारा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से और जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? फटाफट बताइए। भारत की व्यवस्थापिका यानी इसी को बोलते हैं विधायिका। भारत में लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिस बिल्डिंग में जिस समूह के द्वारा बैठकर कानून निर्माण का काम किया जाता है उसे विधायिका कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं। तो भारत की व्यवस्थापिका को क्या बोला जाता है जी? संसद। और भारत में लिख लीजिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। आगे आइए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? बताइए, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में 30 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए उम्र। लिखिए आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आइए, नेक्स्ट आ जाइए भाई, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई हो, कितनी है? लोकसभा में 2026 तक, नोट कर लीजिए, 2026 तक के लिए फिक्स किया गया है कि अधिकतम सीट लोकसभा में कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह 550। पहले था 552 विद्यार्थी जी, पहले था 552, लेकिन अब यह संख्या 2 घट गया। अब एंग्लो इंडियन को के प्रोविजन को हटा दिया गया है, इसलिए अधिकतम संख्या है 550 और वर्तमान में कितना है? 543। वर्तमान में संख्या है कितना पूछा जाए तो 543 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो 550। नोट करते चलना है। आगे आइए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। बताइए किसके आधार पर? किस जनगणना के आधार पर? इनमें से किस पॉपुलेशन सेंसस के आधार पर? चलिए टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाइए, इसके बाद प्रैक्टिस करवाइए। अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात। और लगातार सेशन को लेते रहे। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? एक बार दबा के कमेंट कीजिए और दबा के शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, राहत इंदौरी को लाइन याद रखिए, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। चलो भैया, वर्तमान लोकसभा में और सीटों की संख्या निर्धारित की गई है 1971 के जनगणना के अनुसार, बाद में 2011 के अनुसार, 2001 के अनुसार समायोजित भी किया गया, इसको फिक्स किया गया 2026 तक। आगे आ जाइए नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा में अधिकतम कितना है? 550। तो पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश जितने भी भारत में है, 8 है टोटल, उसमें उसको कितना मिला है लोकसभा में हिस्सा? केंद्र शासित प्रदेश को लोकसभा में अधिकतम कितने सीट मिले हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 सीट। केंद्र शासित प्रदेश को लोकसभा में 20 सीट मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए, भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और संसद बना होता है 3 बातों को मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है। सिंपल बात है। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। क्लियर है? लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 साल होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 साल होनी चाहिए। क्लियर है? लोकसभा में अगर एमपी बनते हैं, सदस्य बनते हैं, तो आपका कार्यकाल 5 साल का होगा। राज्यसभा में यदि सदस्य बनते हैं तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। याद रखिएगा। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी भाई? इसकी संख्या होगी 20। नोट कर लीजिए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। बताइए कौन शामिल? अभी तो बताया हूं कि संसद को बनता है 3 पार्ट से मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिला देंगे तब बनता है संसद। इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, आगे आ जाओ। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होना चाहिए? एक बताइए, बैठक होनी चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। सबका कमेंट देख रहा हूं। कोमल शर्मा, पीके से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये नियम है। 6 महीने, 6 माह या 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने का गैप हो जाता है तो कम से कम 2 सेशन तो होगा ही। कम से कम बात कर रहा है, कम से कम कर रहा है, अधिकतम नहीं कर रहा है, तो कम से कम की बात करें। अगर 6 महीने का गैप भी हो गया तो कम से कम 2 सेशन तो होगा ही। और आप जानते हैं कि संसद के 1 वर्ष में 3 सेशन होते हैं। संसद का 1 वर्ष में 3 सेशन होता है। पहला सेशन होता है बजट सेशन,
जिसमें बजट पेश किया जाता है, दूसरा मॉनसून सेशन और तीसरा सेशन जो होता है लोकसभा का वो होता है विंटर सेशन। लेकिन मिनिमम 2 सेशन तो होगा ही, क्योंकि नियम है कि 2 सेशन में 180 दिन से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है कि संसद के 2 सेशन के बीच कितना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 180 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आगे आ जाइए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल होना चाहिए, अभी क्वेश्चन बताया हूं, चलिए इसका रिवाइज हो जाएगा। अधिकतम कितने दिन का गैप होना चाहिए ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया 180 दिन यानी 6 महीने। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से कोई सांसद अनुपस्थित रहता है। पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये कंप्लीट है तो समझिए कि 90% सवाल पॉलिटिक्स आपका हो जाएगा। तो भैया संसद से अगर कोई सदस्य कितना दिन तक गायब रहेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। सेशन के दौरान ध्यान रखिएगा, संसद का जब सत्र चल रहा हो, सेशन चल रहा हो, उस समय कितना दिन एक सांसद गायब रहेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। 60 दिन यानी 2 महीने, कभी कभी आंसर में ऐसे भी देता है 2 माह 3 माह ऐसे दे देता है, तो 60 दिन यानी 2 महीने। अगर सेशन के दौरान 60 दिन या 2 महीने बिना बताए कोई सांसद गायब हो जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। संसद में जो कार्यवाही चलेगा न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकती। संसद में दिए गए व्याख्यान, संसद में दिया गया बयान, संसद में किए गए काम कि न्यायालय जांच नहीं कर सकती, ये नियम है। तो बताइए संसद के विशेष अधिकार में आता है, संसद के विशेष अधिकार में आता है, संसद में किए गए किसी भी कार्यवाही का न्यायालय जांच नहीं करेगी। किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 122, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 122 में संसद में किए गए किसी भी कार्य का न्यायालय जांच नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा है, ये भी नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है। लोकसभा में कोरम का मतलब होता है यदि उतना सदस्य नहीं होगा तो उस दिन संसद का कार्यवाही नहीं की जाएगी। और संसद का कोरम अनुच्छेद 100 में आता है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में 2 बात आता है। पहली बात आता है भाई कोरम, कोरम का मतलब हिंदी में गणपूर्ति, हिंदी में गणपूर्ति की बात करते हैं। गणपूर्ति मतलब 1/10, जितना टोटल मेंबर है संसद में 543/10, 543/10 लगभग 55 मेंबर मान के चलिए। यानी लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी जिस भी सभा में जाइएगा वहां के अधिकतम मेंबर बटा 10 करिए, जितना आएगा। अगर उतना मेंबर नहीं है उस दिन संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी, ये कोरम होता है। हालांकि अगर उतना मेंबर नहीं है तब भी संसद चलाया जाता है, तो ये स्पीकर के आदेश से, स्पीकर चाहे तो कोरम से कम मेंबर भी हो तो संसद को चला सकते हैं। यानी कोरम डिसाइड करते हैं कौन, तो स्पीकर। और मैं बता दूं, स्पीकर कोई भी चीज पे वोटिंग होती है, किसी भी चीज पे वोटिंग होती है तो स्पीकर अपना कास्टिंग वोट देता है, निर्णायक मत देता है, पता है ना। स्पीकर सिंपली वोट नहीं देता, सब लोग वोटिंग करते हैं। और कोई भी बिल पर अगर वोटिंग हुआ और वोट बराबर हो गया तो फिर स्पीकर को वोट देने का राइट है। तो स्पीकर निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट देता है। स्पीकर निर्णायक मत देता है मेरे भाई, कास्टिंग वोट देता है स्पीकर। क्लियर है, तो स्पीकर कास्टिंग वोट देता है, तो ये भी अनुच्छेद 100 में ही आता है। निर्णायक मत और कोरम दोनों आर्टिकल 100 में आता है। तो आंसर तो बता दिया, कोरम का मतलब गणपूर्ति 1/10, लेकिन 1/10 होगा तभी संसद चलेगा, ये अनिवार्य नहीं है। स्पीकर डिसाइड करेगा कि कम में भी चले तो चलेगा, कोरम है कि नहीं ये बताता है स्पीकर। आगे आइए, भारत में किस राज्य से लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। किस राज्य से लोकसभा और राज्यसभा के सबसे अधिक मेंबर हैं, जल्दी बताइए आप लोग। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्य इनमें से किस राज्य से हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, जल्दी बताइए किस राज्य से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं ये बताइए। तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 80 सीट हैं और राज्यसभा के 31 सीट हैं। लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीट और राज्यसभा से 31 सीट। बिहार की अगर बात करें, अपने स्टेट बिहार की, तो बिहार में लोकसभा से 40 सीट, ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि बिहार का पेपर आप दे रहे हैं। और दूसरा, बिहार में राज्यसभा से 16 सीट, ये नोट कर लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट देखें, विधानसभा की सीट देखें तो 403 है। और बिहार में विधानसभा की सीट देखें, विधानसभा की सीट तो यह है 243, ये भी नोट कर लीजिएगा। बिहार में विधानसभा 243, उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403, जो भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में लोकसभा भी उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा 80, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश ज्यादा 31, और बिहार में लोकसभा 40, बिहार में राज्यसभा 16, और बिहार में विधानसभा 243, एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए भाई, संसद बनता है 3 चीजों के मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर लोकसभा का पहला आम चुनाव और पहला चुनाव आयुक्त कौन थे, अभी हाल ही में करंट अफेयर भी है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। कैबिनेट की सिफारिश से होता था, कैबिनेट की सिफारिश, जो कैबिनेट बोल दिया जिसको, वही व्यक्ति चुनाव आयोग के मेंबर बनते थे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अब चुनाव आयोग के मेंबर कौन बनेगा, इसका डिसीजन एक कमेटी करेगी। उस कमेटी में 3 लोग होंगे, करंट अफेयर है इस साल का 2023 का। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर के नेता होंगे, अगर विपक्ष का नेता कोई नहीं है, जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा वो होगा, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यानी चुनाव आयुक्त के जो चुनाव आयोग है उसके अंदर जो मेंबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कौन व्यक्ति बनेगा चुनाव आयुक्त, मेंबर कौन बनेगा, इसका डिसीजन अब कैबिनेट नहीं करेगी, कौन करेंगे, एक कमेटी करेगी। उस कमेटी में होंगे कौन, अकेला प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके बाद विपक्ष का नेता, और तीसरा व्यक्ति कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। ये कमेटी होगी, यही जिसको बोल देगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेंगे, चुनाव आयुक्त बना देंगे। और चुनाव आयुक्त का जो आर्टिकल है वो है 324। और तुम्हारा भारत का पहला आम चुनाव 1951 में शुरू हुआ था, 1952 में संपन्न हुआ था। तो हम लोग 52 का ही लेते, जब संपन्न होता है उसी वर्ष को हम लोग लेते हैं। तो पहला आम चुनाव कब हुआ, 1952 में। नेक्स्ट आ जाइए, आगे आ जाओ। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष
क्या होता है जी, पूछा जा रहा है। मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? बताइए क्या किया जाता है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। जो व्यक्ति सांसद होगा वही व्यक्ति बन सकता है स्पीकर। यानी सांसद बनने के बाद यदि आप शपथ ले लेते हैं उसके बाद ही स्पीकर का चुनाव प्रारंभ होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर को। उसके बाद बाकी सबका शपथ करवाता है प्रोटेम स्पीकर। जितने भी लोग सांसद हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। जब नया लोकसभा बनता है ना तो उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको शपथ दिला देता है राष्ट्रपति, वो बन गए प्रोटेम स्पीकर। उस सभी सांसदों को शपथ दिलाते हैं। जब शपथ हो जाती है तो सभी सांसद आपस में मिलकर क्या करते हैं? चुनते हैं, यानी निर्वाचित करते हैं। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। तो निर्वाचित होता है। लोकसभा अध्यक्ष को क्या होता है? जो व्यक्ति सांसद होगा वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। जब संसद का शपथ हो जाता है तो आपस में एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो भैया निर्वाचित किया जाता है, नोट कर लीजिए। आगे आ जाओ, नेक्स्ट भाई आ जाओ, आगे आओ। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बदले? ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी क्वेश्चन। हम लोग ने कोशिश किया है कि हर सेक्टर से क्वेश्चन लिया जाए। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है धरातल पर? अगर ये आप जानते हैं ना, जो लाइन उत्तर से दक्षिण खींचा जाए वो सब होता है देशांतर, वो सब होता है लॉन्गिट्यूड, देशांतर। और जो लाइन खींचा जाए पूरब से पश्चिम, उसको बोलते हैं अक्षांश। तो पूछ रहा है कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड अगर पूछा जाए, 2 लगातार अक्षांश के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर, और 2 लगातार देशांतर के बीच की दूरी पूछा जाए तो 111.33 किलोमीटर, 111.33 किलोमीटर। नोट कर लीजिए 111.33, 2 देशांतर के बीच की दूरी और 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाइए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है धरातल पर? जितने भी लाइन अभी मैंने बताया, लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछ रहा है। धरती पर कितने अक्षांश खींचे जाएंगे? जितना डिग्री बनेगा। आपने चांद से कोण बनाया है ना, तो टोटल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो जितना डिग्री बनेगा उतनी ही लाइन खींची जाएगी ऊपर। तो ऊपर में 90 डिग्री बना तो 90 लाइन, और नीचे में भी 90 डिग्री बना तो नीचे में भी 90 लाइन। तो 90 90 180, टोटल 180, और एक बीच वाला लाइन 181। वैसे इसमें आप यहां पर सी आंसर लगा दीजिए नजदीक का, लेकिन 181 होता है। अक्षांश की कुल संख्या 181, और यहीं पर लिख दीजिए देशांतर की कुल संख्या 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर की कुल संख्या पूछे तो 360 और अक्षांश की कुल संख्या पूछे तो 180। एक बार जोरदार तरीके से कमेंट करिए कैसा लग रहा है आपको। शेषांतर की कुल संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया है 360। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। देशांतर की कुल संख्या है 360। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब तब साइंस का भी सेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे सीडीपी का भी सेशन लेकर आएंगे। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाइल्ड साइकोलॉजी भी लेकर आएंगे। घूम लेती है 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है ना, तो कितना देशांतर घूम लेती है? आपको बताते हैं कि 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। 4 मिनट, तो बताओ 1 घंटे में कितना मिनट भाई? तो 1 घंटे में 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 4 मिनट माने 1 डिग्री। तो बताओ कि 1 घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा? 60 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री में 4 मिनट, और 60 मिनट टोटल है मेरे पास। तो बताओ कितना डिग्री? तो 15 चौका 60, यानी 15 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौका 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना देशांतर घूमेगा भाई? 1 घंटे यानी 60 मिनट में धरती कितना देशांतर घूम जाएगी? बहुत बेहतरीन सवाल था। 15 डिग्री घूम जाएगी। 15 डिग्री घूम जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट आ जाओ। वायव्य राशि परिकल्पना, धरती बनी कैसे? धरती कैसे बनी है उसके बारे में एक परिकल्पना दी गई थी जिसका नाम है वायव्य राशि परिकल्पना। इसको किसने दिया? इमैनुअल कांट। वैसे नोट कर लीजिएगा, वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दिया। उसी तरह से निहारिका परिकल्पना, निहारिका, धरती के बनने के संबंध में कई सारा सिद्धांत है। निहारिका परिकल्पना जिसको बोलते हैं हम लोग नेबुला हाइपोथेसिस, ये किसने दिया? लाप्लास ने दिया। ये किसने दिया? नेबुला हाइपोथेसिस। निहारिका परिकल्पना किसने दिया? लाप्लास ने दिया। नोट कर लीजिए, लाप्लास। और बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत ये दिया जॉर्ज लेमंत्रे। पढ़े भी होंगे आप लोग, सभी जगह दिया, लूसेंट में भी दिया है। जॉर्ज लेमंत्रे। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? जॉर्ज लेमंत्रे। निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया। और एक है ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, ये किसने दिया? ज्वारीय परिकल्पना दिया जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन्स ने दिया ज्वारीय परिकल्पना। नोट कर लीजिए। तो वायव्य राशि परिकल्पना किसने दिया? इमैनुअल कांट, एक दार्शनिक भी थे। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाओ। निहारिका परिकल्पना किसने दिया? ही गया। निहारिका परिकल्पना किसने दिया? ये दिया किसने? लाप्लास ने दिया। तो समझ में आया आपको? कैसा लगा सेशन? एक बार कमेंट करके जोरदार को शेयर भी कर दीजिए। हम बहुत जल्द आपके लिए